सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके ओके। सो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर किए हैं उन टॉपिक्स में है स्टीम एंड इट प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसके वेट स्टीम सुपरहीटेड स्टीम डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन, देन ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड हाउ टू मेजर ड्राइनेस फ्रैक्शन। नाउ लास्ट टॉपिक इज रैंकाइन साइकिल। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये चार प्रोसेस हैं, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी और डी से लेकर ए। तो ए से लेकर जो बी प्रोसेस है वो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है। तो ड्यूरिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस जो वाटर है वो क्या इवेपोरेट हो रहा है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और जो ये प्रोसेस है इसमें हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि जब फेज चेंज होता है तब टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है। सो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गेन्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी। तो ये ए से बी प्रोसेस में क्या है, हम जब इसको हीट देंगे तो जो वाटर इस स्टेज के ऊपर होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टीम इंजन के लिए बेसिकली देखो, जो हमारा रैंकाइन साइकिल है ना उसको यूज करते हैं स्टीम इंजन में, या यूज करते हैं इसको स्टीम थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, थर्मल पावर प्लांट में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्टीम इंजन की। और स्टीम इंजन बेसिकली आपने रेलवे के इंजन लोकोमोटिव देखे होंगे पहले जमाने में, जो कोल वाले कोल को एज ए फ्यूल यूज करते थे, अब तो फिर यूज में नहीं आते। उसमें क्या होता है कि कोल की हेल्प से हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को हम फर्दर यूज करते हैं वाटर को स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और जब वो स्टीम है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम है, उसको हम यूज करते हैं टू फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द सिलेंडर। बेसिकली हीट इंजन की जो हमारा हीट इंजन है उसमें क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें हम पिस्टन को सिलेंडर के अंदर से मूव करवा रहे हैं सिलेंडर के अंदर। तो तो ये चार प्रोसेस है, प्रोसेस डी टू ए टू बी, बी टू सी टू डी, अगेन डी टू ए। नाउ डी टू ए प्रोसेस यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हमारा क्या है, डी टू ए फिगर है। A hot body is applied to 1 kilogram of water in the cylinder such that its pressure and temperature rise from P2 to P1. ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हीट देते हैं और हीट ऐसे देते हैं कि जो उसका प्रेशर है वो P2 से P1, टेम्परेचर T2 से T1 राइज हो जाए। इस प्रोसेस को नॉर्मली आप देख रहे हैं कि ये पीवी डायग्राम है, और ये प्रोसेस जो है दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कि इमीडिएटली ऐसे ही आपने इसको हीट दी उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है प्रोसेस ए टू बी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। जैसे ये प्रेशर इस टेम्परेचर पे वाटर पहुंचा वैसे हीट ऐड कर दी। हीट ऐड करते ही क्या हुआ कि जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे HF, that is the sensible heat. Okay, this is HF, this is HFG. अब B पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टीम है। अब इस B स्टीम को हमने क्या किया, जैसे सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे वैसे क्या वो एक्सपेंशन होगा। तो ये जो हमारा B2C प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो एट B hot body is removed and the steam is allowed to expand adiabatically। यहाँ पर क्या किया हमने, जो हमारी हॉट बॉडी थी हमने इसको रिमूव कर दिया, पिस्टन ही एक्सपेंड करेगा। और जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, एडियाबैटिक होगा, जिसमें प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज बट वॉल्यूम इंक्रीज और वर्क डन होगा इसके अंदर, बिकॉज आप जानते हैं एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क मिलता है। उसके क्या प्रोसेस सी टू डी, हीट इज रिजेक्टेड बाय द स्टीम टू द कोल्ड बॉडी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर जो हीट है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, और वो रिजेक्ट कहाँ पर होगी, कोल्ड बॉडी में, सिंक में हीट रिजेक्ट कर देंगे। और जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसके टाइम पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और जो बची हुई स्टीम है, वेट स्टीम है, वो वाटर में कंडेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से साइकिल बना, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ये दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस और दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इस साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, और आप सब जानते हैं
और जैसा फिगर में देख सकते हैं कि हीट जो हम सप्लाई करते हैं वो दो फेजेस में है, डी से लेकर ए और ए से लेकर बी है। मैंने आपको बताया डी से लेकर ए तो एच एफ है और ए से लेकर बी क्या है, एच एफ जी है। अब ये डिपेंड करता है कि बी पॉइंट के ऊपर स्टीम की कंडीशन क्या है। अगर बी पॉइंट पे ड्राई स्टीम है तो हीट क्या होगी, एच एफ प्लस में एच एफ जी। और अगर बी पॉइंट पे अगर ड्राई की जगह पे वेट स्टीम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा जो वेट पॉइंट का पॉइंट है वो ये है, ये वाला, यहाँ पर ड्राई स्टीम होती है, बट इस वेट स्टीम क्या है, इस पॉइंट से पहले ही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वेट स्टीम है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच एफ प्लस एक्स वन एच एफ जी वन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी का फार्मूला आप जानते हैं, इट इज वर्क अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, डिजायर्ड वर्क अपॉन इनपुट। डिजायर वर्क क्या है, जो इस प्रोसेस में जो हमें वर्क मिलेगा उसको वो हमारा क्या, डिजायर वर्क। और हीट इनपुट जो इवेपोरेशन के लिए हमने हीट ऐड की, दैट इज द हीट इनपुट। तो टोटल हीट कितनी होगी हमारी, एच एफ वन माइनस एच एफ टू प्लस एक्स वन एच एफ जी वन। अब ये हमने एच एफ टू से इसको माइनस क्यों किया, बेसिकली क्योंकि जो हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो तो हमें माइनस करनी पड़ेगी ना। तो हमने क्या किया, उसमें से HF2 हीट को माइनस कर दिया। सो टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू HF1 प्लस X1 HFG1 माइनस HF2, दैट इज H1 माइनस में H2। सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है कि टोटल हीट सप्लाई का फॉर्मूला HF1 माइनस HF2 प्लस X1 और HFG1। देखो हम इसको D से लेकर A तक इंक्रीज कर रहे हैं, और जो HF1 की वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और HF2 की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अगर हमें ये वैल्यू, ये D से लेकर A तक हीट कैलकुलेट करनी है तो टोटल हीट में से इसको माइनस कर देंगे। यही किया हमने, दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू इज HF1 और इस बेस टू दिस वैल्यू इज HF2, और वो हमने माइनस कर दिया। ओके, नेक्स्ट। तो टोटल हीट सप्लाइड आ गया हमारा H1 माइनस में H2। टोटल हीट रिजेक्टेड, अब देखो जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वो इसके थ्रू कर रहे हैं, कंडेंसेशन यानी फेज चेंज सीधा। तो फेज चेंज का मतलब क्या होता है, HFG2। ओके, बट और जैसा मैंने बताया कि जो स्टीम की कंडीशन है वो कैसी होती है, वो होती है हमारी वेट स्टीम। तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, इसको X2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड की वैल्यू थी H1 माइनस HF2 माइनस X2 HFG2। ठीक है जी। अब ये H1 माइनस में HF2 तो क्या हो गया, दिस इज द हीट सप्लाइड, और X2 माइनस HFG2 क्या, हीट रिजेक्टेड। इन दोनों को माइनस कर दिया। HF2 की वैल्यू को अगर हम यहाँ ले आए तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस का बाहर साइन से ये सब वैल्यू प्लस में बन गई। और ये आप जानते हैं ये वैल्यू जो HF2 प्लस X2 HFG2 है, ये बेसिकली वेट स्टीम एट पॉइंट 2। तो जो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला वो है H1 माइनस में H2। और अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो वर्क डन बाय हीट सप्लाइड H1 माइनस H2 डिवाइड बाय हीट सप्लाई का फार्मूला क्या था, H1 माइनस HF2, और ये हमने पुट कर दिया। इस फॉर्मूले से आप रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ड्राइव रिलेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन इंजन या इंजन बेस्ड ऑन द रैंकाइन साइकिल। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। और जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला आता है वो है H1 माइनस H2 डिवाइड बाय H1 माइनस HF2। तो आई होप ये क्लियर है बच्चे, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है रैंकाइन साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। जो अब तक हमने डायग्राम बनाया था वो पीवी डायग्राम के ऊपर था। अब हम क्या करते हैं, इसको टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा टीएस प्लॉट है, उस टीएस प्लॉट के ऊपर ये हमारी क्या है, दिस इज आवर लिक्विड लाइन, और ये हमारी क्या है, वेपर लाइन। और उसके ऊपर अगर हम इस प्रोसेस को ड्रॉ करें रैंकाइन साइकिल, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था ए से लेकर बी, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये ए से लेकर बी हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे वेट स्ट्रीम आना है, तो बी पॉइंट पे वेट स्ट्रीम है, दोनों लाइनों के क्या है, बीच में है। फिर बी से लेकर सी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लाइन नीचे आ गई। उसके बाद क्या हुआ
कि एक्सपेंशन होने के बाद ये सी पॉइंट पे फिर हुआ हीट का रिजेक्शन टू द सिंक। तो सिंक में क्या हो रहा है, वहां पर आप देखते हैं कि जो स्टीम है उसको हमने कंडेंस कर लिया वाटर के अंदर। कंडेंसेशन मतलब क्या, हीट रिलीज हो रही है। तो प्रोसेस है सी से लेकर दिस ई, ये प्रोसेस जो है वो क्या है, स्टीम के एक्सपेंशन का प्रोसेस है। और फिर ई से लेकर ए, दिस डी से लेकर ए, डी से लेकर ए प्रोसेस क्या है हमारा, डी से ए में हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं सो दैट उसके प्रेशर को, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर सकें। तो दिस इज द फार्मूला दिस फॉर रैंकाइन साइकिल। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैंकाइन साइकिल को इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटे आपके एग्जाम में ये यहीं तक आएगा। और इसके लिए क्या करना है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया टोटल हीट वगैरह, तो वैसे ही हम टोटल हीट वगैरह भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। चैप्टर नंबर 6 में ये सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखानी थी जो हमने अभी कर ली हैं। तो चैप्टर 6 हमारा यहीं पर ओवर होता है। अब इसमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है, जैसे आपने रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी निकाली थी ना इसके लिए पीवी डायग्राम पे, तो सिमिलरली टीएस डायग्राम पे भी सेम फार्मूला से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वही आएगा H1 माइनस H2 डिवाइड बाय H1 माइनस HF2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी एफिशिएंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इसका असली यूज हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टीम बॉयलर। अभी तो हम रैंकाइन साइकिल की बात कर रहे थे। रैंकाइन साइकिल बेसिकली यूज करते हैं स्टीम इंजन में या फिर स्टीम थर्मल पावर प्लांट्स में। तो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में जो इम्पोर्टेंट यूनिट होता है जहाँ से हम स्टीम बनाते हैं, जहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं, उस पूरे कंपोनेंट को स्टीम जनरेटर और बॉयलर। So a steam generator or boiler is usually a closed vessel made of steel whose function is to transfer heat produced by combustion of fuel to water and ultimately to generate steam. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका ये मीनिंग है कि जो स्टीम जनरेटर है और जो बॉयलर है उसका काम क्या है, क्लोज वेसल होता है जो बंद होता है चारों तरफ से। उसको में हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और हीट कहाँ से आती है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल, सॉलिड कोल, लिक्विड पेट्रोलियम, गैसेस गैस, इनको हम क्या कंबस्शन से हीट प्रोड्यूस करते हैं और जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को अल्टीमेटली स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। गिव यू एग्जांपल, आपके घर में क्या है, से एक कुकर है, कुकर में आपने पानी रखा, उसका कुकर लगाया और रख दिया, और आप देखिए थोड़ी देर में उसमें सीटी आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली वो क्या रहता है, उसके अंदर जो पानी है वो हीटअप हो रहा है और हीटअप होकर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और वही जो स्टीम है उसके जो नोजल के थ्रू बाहर आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को स्टीम जनरेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ASME, बेसिकली स्टीम जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? स्टीम जनरेटिंग यूनिट मतलब जो स्टीम को बनाता है, a combination of operators for producing, furnishing or recovering heat together with the operators for transferring the heat to made available to the fluid being heated and vaporized। क्या मतलब हुआ कि जो बॉयलर है या बॉयलर जनरेटिंग यूनिट है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स है, बहुत सारे ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस, फर्निश और रिकवरिंग हीट together with the operators for transferring it to heat so made to the fluid। हम क्या करते हैं इसमें, इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हीट को ट्रांसफर करते हैं किसमें, फ्लूइड के अंदर, और जिस फ्लूइड को हमने हीट करके उसको वेपराइज करना है। तो ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स की डेफिनेशन है। स्टीम आप देखते हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं स्टीम को, आप लोग एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहाँ पे पानी गर्म करना है वहां पर यूज कर सकते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर जो बताया मैंने आपको, हीटिंग इंस्टॉलेशन एट लोअर प्रेशर, और फॉर हीटिंग द बिल्डिंग्स इन कोल्ड वेदर। समटाइम कोल्ड वेदर में हीटिंग को बिल्डअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीम यूज करते हैं। अभी बॉयलर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स इन द ट्यूब, देखो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, बॉयलर के अंदर हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका सब लोग घर में पहले यूज करते थे कि घर में क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लिया और बर्तन में वो डाल दिया इलेक्ट्रिक ऑयल। तो इलेक्ट्रिक ऑयल देखते थोड़ा देर पानी गर्म होना शुरू हो गया। तो ये प्रोसेस क्या है, बेसिकली एक टैंक है और टैंक के अंदर से आप हीट पास कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि मान लो आपके पास पाइप्स हैं और पाइप्स के अंदर से हीट फ्लो कर रही है। जब उन हीट के ऊपर से एयर फ्लो करेगी तो बट ऑब्वियस है वो भी गर्म हो जाएगा, वो एयर भी गर्म हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ट्यूब्स हैं वो कैसे लगी हुई हैं। सो फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू कंटेंट इन द ट्यूब। तो स्टीम बॉयलर है, उसमें दो तरह की ट्यूब होती है, एक तो फायर ट्यूब, दूसरा वाटर ट्यूब। जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें क्या है, फ्लेम और हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल पास थ्रू ट्यूब्स व्हिच आर सराउंडेड बाय वाटर। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ट्यूब, एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है और उस ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, हाँ उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है और उस ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब के अंदर से जो है हॉट वाटर पास करता है और उस ट्यूब के चारों तरफ जो सिलेंडर का बचा हुआ पोर्शन है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट पास करते हैं, हॉट गैसेस। मान लो फ्यूल है, फ्यूल को बर्न कर दिया और बर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बर्न करने के बाद जो फ्लू गैसेज हैं वो फ्लू गैसेज उसके अंदर से पास करती हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर। मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा क्रॉस सेक्शन, तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर ये अब ये सिलेंडर है पूरा, इस सिलेंडर के अंदर ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये पाइप बनी हुई है और इस पाइप के अंदर से क्या हो रहा है, हीट फ्लो करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को जब पाइप के अंदर से हीट फ्लो कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक देखो ट्यूब है, इसका ये एक होल है जिसको फायर ट्यूब बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखो, इसके ऊपर हमने हेडर बना दिया, ये मेन सिलेंडर शेल है, उसके ऊपर हमने कवर लगा दिया जिसपे होल है, इसके ऊपर दूसरा देखो सारी ट्यूब्स अंदर आ गई। अब जो ये वाली ट्यूब है, ये वाली, इस ट्यूब के अंदर से ये ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर से स्टीम फ्लो करेगी, हीट हॉट फ्लू गैसेस फ्लो करेंगी और उसके बाकी चारों तरफ क्या होगा, वाटर होगा। अब ये डायग्राम में दिखाते हैं, तो इसके ऊपर ये माउंटिंग लगी है, माउंटिंग मतलब जो उसके ऊपर माउंट है, ये सारी माउंटिंग, ये जो आपको बताया ना कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, तो ये वो सारे ऑपरेटर्स हैं जो मिलके बनाते हैं इसको, जो इसको मिलके बनाते हैं बॉयलर या स्टीम जनरेटिंग डिवाइस। उसके बाद ये देखो, ये सारा इंसुलेट है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन का कवर लगा देते हैं, ग्लास फुल लगाते हैं, नॉर्मली हम पंप लगाते हैं पानी अंदर डालने के लिए, ये ड्रेन वाल्व है जिससे पानी बाहर निकलता है, इसके ऊपर ये सेफ्टी वॉल्स हैं, हम धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ेंगे, वाटर लेवल इंडिकेटर्स हैं, प्रेशर गेजेस हैं, ये सारा कुछ जो हम जॉइंट यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं। सर थोड़ा वाइट करके दिखा दीजिए ना हाँ सर। वही कर रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। तो अब आप देखो, ये इसके ऊपर चढ़ने के लिए, बिकॉज आपको क्या था, बॉयलर बॉयलर 7 8 10 मंजिल तक होता है, उसके ऊपर सीढ़ियां चढ़ने के लिए। अब पानी देखो इसके अंदर जा रहा है, ये पानी इसके अंदर भर जाएगा, ये देखो ये हॉलो है अंदर से, इस पूरे हॉलो के अंदर ये पानी भर जाएगा और जो ये पाइप्स दिख रहे हैं, इन पाइप्स के अंदर से स्टीम फ्लो करेगा, ये इसके अंदर से ना, ये जो फ्लू गैसेज हैं ये पास कर रही हैं होल के अंदर से। अब जब ये पास करेंगे तो आसपास का वाटर क्या हीटअप होगा, हीटअप होने के बाद वो पानी ऊपर स्टीम तो ऊपर आ जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। देखो
ये गई, ये इस तरीके से ये फ्लू गैसेस फ्लो कर रही हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर उस सेंटर वाली पाइप से अंदर जाएंगी और साइड वाले पाइप से बाहर आ रही हैं। तो जितनी ये ट्यूब्स के अंदर से स्टीम वो फ्लू गैसेस फ्लो करेंगी, पानी हीटअप होता जाएगा और ऊपर की तरफ तो क्या आ गई, स्टीम आ गई, और नीचे की तरफ क्या है, वाटर है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें देखो अब ऊपर की तो जो ऊपर जो खाली स्पेस है उसमें तो स्टीम बन गई, और ये नीचे जो रह गया वो क्या है, वाटर रह गया। अब इसको कवर अप करने के लिए हमने एक पंप लगा रखा है। पंप क्या करता है, कंटिन्यूसली इसको वाटर सप्लाई कर रहा है। सो ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। आई होप आपको फायर ट्यूब बॉयलर का एक आइडिया मिल गया होगा। यस, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है हमारा फायर ट्यूब के बाद वाटर ट्यूब बॉयलर। एग्जाम्पल फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कोकरन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर। These all are the example of the fire tube boiler. Fire tube boiler. So fire tube boiler कौन सा होता है, जिसमें ट्यूब के अंदर जो बड़ा सिलेंडर है उसके अंदर जो ट्यूब्स बनी होती हैं उसके अंदर से फायर पास करती है। तो जब जिन ट्यूब में से फायर पास कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फायर ट्यूब बॉयलर। और जिस ट्यूब के अंदर से वाटर पास कर रहा है उसको बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। अब वाटर ट्यूब बॉयलर में अगर हम बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा शेल होता है और उस शेल के अंदर से सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर ट्यूब्स बनी होती हैं और उन ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो करता है। और जब वो वाटर उन ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करता है तो क्या होता है, उसके आसपास तो होती है स्टीम, बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर होता है फ्यूल। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से फिर शो करता हूँ इसको। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ श्योर श्योर, बोलो बोलो। सर इससे पहले जो वीडियो में सर मतलब जो ट्यूब था सर उसके अंदर तो सर वाटर फ्लो नहीं कर रहा था ना, सो उसके बाहर नहीं, बाहर ही वाटर, तो वाटर था ना। उसमें वाटर स्टेशनरी था और फ्लू गैसेस फ्लो कर रही थी। ये सर, उसको लेकिन बोल, सर ट्यूब में तो सर मतलब ट्यूब में तो सर अंदर पे पानी नहीं था ना। ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस और ट्यूब के बाहर चारों तरफ पानी। ये सर वही बोल हाँ, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर दिखाता हूँ मैं आपको। वाटर ट्यूब बॉयलर में कहते हैं सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर ट्यूब बनी होती है। ट्यूब के अंदर पानी होता है और पानी के चारों तरफ जो है वो फायर फ्लो करती है। तो मैं आपको शो करता हूँ। तो ये एक आपके सामने एक वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक वाटर ट्यूब डिवाइस है। ये एक पूरी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, आपके सामने देखो। इस सिलेंड्रिकल बॉडी में इसके अंदर ये ट्यूब्स लगी हुई हैं और इन ट्यूब्स के अंदर से क्या, वाटर फ्लो करता है। उसमें क्या था, ट्यूब के अंदर से फायर फ्लो करती थी और इसमें क्या है, ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो करता है। ये इस ट्यूब के अंदर से, और इस ट्यूब के अंदर बाहर चारों तरफ से क्या है, एयर को, इनके ट्यूब्स के ऊपर से फायर फ्लो कर रही है। देख रहे हैं आप सब लोग। अब जब ये फायर इन ट्यूब्स के ऊपर फ्लो करती है तो फायर के अंदर जो ये फायर क्या करता है, इसके अंदर जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, उसको हीट अप करती हैं। अब होता क्या है कि जो इसके अंदर का वाटर, जो जो स्टीम बन गया वो तो ऊपर चला गया, रेड कलर का देखो, और जो ब्लू वाटर है वो क्या है, नीचे आ गया। तो ये एक सर्कुलेटिंग प्रोसेस है और सर्कुलेटिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो इस टैंक के अंदर, इसको बॉयलर बॉयलर शेल बोलते हैं, बॉयलर टैंक के अंदर तो पानी कलेक्ट हो गया और उस ट्यूब्स के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो बड़े बॉयलर होते हैं, बैबकॉक, विल्कॉक, स्टर्लिंग, ला माउंट, बेंसन, लॉफलर, ये सारे बॉयलर जो है वाटर ट्यूब टाइप के होते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे भी। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द फर्नेस, फर्नेस अगर देखो, फर्नेस क्या है, या तो उस पूरी बॉडी के अंदर है या पूरी बॉडी के बाहर है।
आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा पहले जमाने में पहले अंगीठियां होती थी, अंगीठी में नीचे क्या करते थे, अंगीठी में नीचे से कोयला डालते जाया करते थे। तो बेसिकली जो फर्नेस है वो क्या है, उस पूरी बॉडी के अंदर है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनली फायर्ड। क्या बोलेंगे उसको, इंटरनली फायर्ड। और अगर मान लो आपके पास क्या है कि जो फर्नेस है वो पूरी मेन बॉयलर से बाहर है, बाहर ही जल रहा है, पर अंदर सिर्फ उसके क्या आ रहा है, फ्लू गैसेज आ रही हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नली फायर। तो अगर फर्नेस बॉयलर के अंदर है तो इंटरनली फायर्ड, और अगर बाहर है तो एक्सटर्नली फायर्ड। अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ शेल, शेल मतलब जिस शेल के अंदर से चाहे वाटर फ्लो करता है, चाहे फ्लू गैसेस फ्लो करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली, अगर मान लो वर्टिकल है तो वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड एक्सिस। तो 3 तरह की पोजीशन होती है जो डिपेंड करता है कि उसकी क्या लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स। किसी में सिंगल ट्यूब होती है, किसी में मल्टीपल ट्यूब होती है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है सिंगल ट्यूब बॉयलर और मल्टी ट्यूबलर बॉयलर। अभी मैंने आपको फायर ट्यूब बॉयलर दिखाया था, उस फायर ट्यूब बॉयलर में अगर आपको ध्यान हो, एक एक बड़ी वो थी, ट्यूब थी जिसके अंदर से फ्लू गैसेस पास कर रही है। तो ऐसा बॉयलर जिसके अंदर एक ही ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल ट्यूब बॉयलर। और अगर मान लो बहुत सारी पतली पतली ट्यूब लगी हुई है, नॉर्मली वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो मल्टी ट्यूबलर बॉयलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मल्टी ट्यूबलर में लोकोमोटिव हो गया, कोकरन हो गया, बैबकॉक विल्कोक्स हो गए, ऑल और द एग्जांपल ऑफ द मल्टी ट्यूबलर। अकॉर्डिंग टू यूज, स्टेशनरी और मोबाइल, आप सब जानते हैं जो स्टीम लोकोमोटिव होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, उनको बोलते हैं मोबाइल। स्टेशनरी जो आपके थर्मल बॉयलर्स हैं वो कैसे फिक्स्ड हैं, जो हमारे स्टीम थर्मल पावर प्लांट वो फिक्स है ना, कहीं मूव नहीं करते, ऐसे बॉयलर क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी बॉयलर। देन अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम, वो क्या होता है, देखो अगर या तो वाटर और स्टीम अपने आप फ्लो कर रहे हैं, नेचुरली फ्लो कर रहे हैं, उसको तो बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। और अगर हमने मोटर लगा रखी है, एक मोटर लगा दी हमने, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। एग्जांपल के लिए आप सबके घरों में पानी चढ़ रहे हैं, पानी ऊपर ओवरहेड टैंक में इकट्ठा कर रहे हैं, अगर कोई पंप नहीं लगाया तो नेचुरल फ्लो, नेचुरल प्रोसेस। अगर आपने वाटर मोटर लगा दी तो क्या बन गया, फोर्स सर्कुलेशन। अच्छा, आपने देखा होगा आप सबके घर में रसोई में खाना बनता है, अगर खाना बनता है तो सबके घर में एग्जॉस्ट फैन तो नहीं है, बट थोड़ी देर के बाद धुआं सारा बाहर निकल जाता है, बिकॉज ऑफ, क्यों निकलता है, नेचुरल सर्कुलेशन। आप जानते हैं जब एयर हॉट हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, लाइट होने की वजह से क्या होता है, वो उठने लगती है और उसकी जगह पे फ्रेश एयर, कोल्ड एयर आती है, तो वो कोल्ड एयर उस हॉट एयर की जगह रिप्लेस कर देती है। तो इस तरीके से एक नेचुरल सर्कुलेशन बन जाता है, जिसकी वजह से पानी या एयर या कुछ भी है, जैसे वो हीटअप होती जाएगी वैसे वैसे राइज करती जाएगी। सिमिलरली जो हमारा हॉट वाटर होता है, वो हॉट वाटर भी क्या होता है, हॉट वाटर जो है वो, हाँ, जो हमारा हॉट वाटर है वो क्या होता है, जैसे जैसे तो गर्म करेंगे वैसे वो ऊपर उठता जाएगा। अच्छा, आपने कभी ना देखा होगा, आप कभी नहाने जाओ गीजर के पानी से, और आपने अगर गर्म पानी पहले भरा है, ठंडा पानी भरते हो, पानी से पूरा गर्म हो जाता है। आप उल्टा करके देखना कभी, आप नीचे ठंडा पानी भर लो, ऊपर गर्म पानी भर लो, तो क्या होगा, जैसे ही वो गर्म पानी खत्म होगा आपको जो नीचे वाला पानी ठंडा लगेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर आ ही नहीं पाता और पानी आपस में मिक्स ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को, जहाँ पानी अपने आप ही सर्कुलेट होता है, उसे बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। और जब हम कभी मोटर लगा देते हैं या कभी पंखा लगा देते हैं, उसको बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन। सो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हीट सोर्स। हीट सोर्स का मतलब क्या है कि आपके पास हीट का सोर्स क्या है। अब हीट का सोर्स क्या हो सकता है, आप जानते हैं हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं बहुत टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, देखो, एक जिसके अंदर हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं, जिसके अंदर हम केमिकल वेस्ट एनर्जी यूज करते हैं, जिसमें हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस फ्यूल यूज करते हैं। तो जिस तरह का हमारा हीट सोर्स है उसी तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एग्जाम में 5वें क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आता है कि डिफाइन, या फिर आता है ये आपका कि आपने ये बताना है कि कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बॉयलर्स को। नेक्स्ट, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये बहुत बार एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो ये अब कंपैरिजन आपको समझ में भी आएगा। वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर जहाँ ट्यूब के अंदर वाटर है और उसके चारों तरफ क्या है, हॉट गैसेज हैं जो फर्नेस से आ रही हैं। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या हुआ कि हॉट गैसेज तो जा रही है उस पाइप के अंदर से, और उसके चारों तरफ क्या है, वाटर है जिसको हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो ट्यूब के अंदर वाटर तो वाटर ट्यूब, और ट्यूब के अंदर फायर तो फायर ट्यूब बॉयलर। उसके बाद द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन जो है वाटर ट्यूब बॉयलर का हाई होता है। इसका क्या मतलब है कि आप फायर ट्यूब बॉयलर में ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, 450 टन पर आवर। जबकि फायर ट्यूब बॉयलर है उसकी कैपेसिटी कम होती है, 9 to 10 टन पर आवर। इतनी स्टीम हम उसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई प्रेशर के लिए नॉर्मली वाटर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं 165 एंड अबव, हम यूज करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। जबकि लो प्रेशर के लिए 20-25 इस प्रेशर के लिए हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं। उसके फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम इज लेस। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि जो पर यूनिट टन जो हमें एरिया की रिक्वायरमेंट है कम है, 5 मीटर स्क्वायर पर टन पर आवर। जबकि फ्लोर एरिया फायर ट्यूब में ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फायर ट्यूब बॉयलर है पर टन कैपेसिटी के हिसाब से बड़े होते हैं। ठीक है। उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी वाटर ट्यूब बॉयलर की 90% होती है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर की 70% होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर कब यूज करते हैं, जब लोड बहुत वेरिएशन है। लोड का मतलब क्या हुआ, लोड क्या होता है बेसिकली, आपके आसपास इंडस्ट्रीज हैं, घर हैं, ऑफिसेज हैं, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो लोड है हमारा। तो जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडस्ट्री है, वहां पर लोड की रिक्वायरमेंट है, या ऑफिसेज हैं बहुत सारे, ऑफिस दिन में खुलते हैं रात को खुलते नहीं है, तो वहां पर क्या है, फ्लक्चुएशन बहुत है। तो जहां पर लोड की फ्लक्चुएशन है वहां पर हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं। बट ऐसी जगहों पर जहाँ फ्लक्चुएशन कम है वहां पर हम फायर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं। उसके बाद इट इज इसको आप जो फायर ट्यूब बॉयलर है इसको आप इजीली ना एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे सारा सामान इकट्ठा कर लिया ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स को आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो इजीली, और वहां जाकर उनको असेंबल कर सकते हो। और जो फायर ट्यूब बॉयलर है उनको ट्रांसपोर्टेशन और उनको इरेक्शन जो है उनका वो डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ा सिलेंडर है उसके अंदर ट्यूब लगी हुई है, उस पूरे यूनिट को एक साथ लेके जाना वो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन और इरेक्शन इसका फायर ट्यूब बॉयलर का डिफिकल्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, हाई है। जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, बिकॉज बड़े साइज का है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वाटर। अब वाटर सर्कुलेशन है इसका बहुत वेल डिफाइंड है वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर, बट फायर ट्यूब बॉयलर में क्या है, बिकॉज फायर ज्यादा मूव करती है, वाटर आप जानते हैं नॉर्मली फिक्स ही रहता है अपनी जगह पे, तो वो वेरी मच डिफाइंड नहीं है, डेफिनेट नहीं है जो वाटर की सर्कुलेशन है। फायर ट्यूब बॉयलर में बिकॉज बड़े होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर बड़े साइज के होते हैं, बड़ी कैपेसिटी के होते हैं, तो उनके ब्रस्टिंग यानी फटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बट फायर ट्यूब बॉयलर के फटने के चांसेस क्या है, कम होते हैं। अच्छा, अगर वाटर ट्यूब बॉयलर फट भी जाते हैं बाई चांस नहीं, तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, मतलब पूरा बॉयलर ही फटता। बट आप जानते हैं उसमें ट्यूब होती है, ट्यूब फटती है, तो ट्यूब को बाद में ठीक कर सकते हैं। जो हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें अगर ब्रस्टिंग होगी तो नुकसान ज्यादा होगा, बिकॉज जो मेन सिलेंडर ट्यूब्स हैं उसके अंदर से ही फायर ट्यूब जा रही है। अगर बाई चांस उसमें कोई नुकसान होगा, कोई डैमेज होगा, तो पूरे पूरे बॉयलर को नुकसान कर देगा। और जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है वो नॉर्मली हम लार्ज पावर प्लांट्स में यूज करते हैं, जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट्स में। और जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं उनको हम छोटे प्लांट्स में, स्मॉल प्लांट्स में यूज करते हैं। तो जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं उनको हम स्मॉल जो प्लांट्स हैं जो हीट अप करने के लिए उनके वहां पर यूज करते हैं। ठीक है जी। दीज बॉयलर जो हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर हैं इसके ऑपरेशन के लिए, इसकी रनिंग के लिए, इसकी वर्किंग के लिए आपको स्किल्ड बंदे चाहिए, बट इसकी जो वर्किंग है वो इकोनॉमिकल है। बट इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर लेस स्किल की रिक्वायरमेंट है फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग।
इसके लिए हाई स्केल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लेस स्केल की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली जितने भी हमारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं वो इंटरनली फायर्ड होते हैं, और जो हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो